औपचारिकता के तौर पर मैं आपको इनका आप भोपाल के कॉर्मल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ी हुई हैं। आपने 2018 में केमिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन अपना पूरा किया। आपने पहले ही अटेम्प्ट में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अंदर सर्वप्रथम हम सृष्टि देशमुख जी को सुनेंगे। उसके बाद आपके सवाल कुछ बचते हैं तो हम सवाल लेंगे। उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि आप मिलना भी चाहते हैं तो हम थोड़ा सा समय देंगे, लेकिन थोड़ा सा समय। तो मैं बिना किसी देरी करे आपको गौर किए हुए आमंत्रित करना चाहता हूँ सृष्टि देशमुख आप सबको संबोधित करें। Good afternoon to everyone. सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक वंदना मैम जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और आप सबसे आज बात करने का मुझे मौका मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच मैम। एक बात मैम से भी मैं अभी के बारे में सुनती थी कि वहाँ पर लेक्चर्स अच्छे होते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, उनको सुनने का मौका मिलता है। तो और मैं थोड़ा दूर रहती हूँ तो मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं यहाँ आऊँ और सारी फैसिलिटीज़ का मतलब उपयोग करूँ। तो आज वो मेरा जो सपना है काश अभी सोचा था वो आज पूरा हो गया है। तो आज पढ़ाई करके आज आप सबके बीच आने का मौका मिला। तो मेरी जर्नी के बारे में अगर कुछ कहूँ कि कैसे मैंने यूपीएससी की सिविल सर्विस जो परीक्षा है वो पास की और अच्छी रैंक हासिल की। तो सबसे पहले तो ये बता देती हूँ कि कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट जो पढ़ाई करता है, मैं भी वैसी ही हूँ कि और उस वक्त ये लगता था कि बस लिस्ट में अपना नाम देख लूँ, है ना, कभी सब बस देख लूँ कि चलो एक कुछ सिलेक्ट हो गई हूँ। तो मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेजेंट सरप्राइज़ था कि मैं अच्छी रैंक ले पाई। और उसके लिए ना केवल मम्मी पापा के आशीर्वाद और पूरे परिवार का साथ और कुछ खास दोस्त रहे जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। और उसके अलावा कुछ टीचर्स, मेंटर्स जिनके मैं कांटेक्ट में रही, तो उन सबको मैं इस चीज़ का मैं कहूँगी जो कहते हैं श्रेय देना चाहूँगी मेरी सफलता के लिए। अब थोड़ा सा प्रिपरेशन पर आती हूँ। तो मैं ये आप मतलब ना सीरियस सेशन नहीं रहेगा, आप मुझसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे जो भी चाहे पूछ सकते हैं। पहले तो मैं अपनी तरफ से जितनी भी चीज़ें कवर करना चाहूँगी वो करती हूँ। तो पहले ये जानना चाहूँगी कि आप में से कितने लोग हैं जो यूपीएससी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं? ठीक है। और मतलब और भी आप दूसरी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई करते होंगे, है ना? तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं, चाहे आप रेलवे की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप गेट की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप एसएसबी का फॉर्म भर रहे हो, यूपीएससी का, तो कुछ चीज़ें ना हमेशा कॉमन रहती हैं। तो वो जो कॉमन चीज़ें हैं आज उन पर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। एक हम लोग मध्य प्रदेश से हैं, हम सब लोग मध्य प्रदेश से हैं या बाहर से भी हैं कोई? सो मध्य प्रदेश से हैं तो दो मैंने एक नेमोनिक सोचा था, एम और पी। तो आई विल टॉक अबाउट 2 M's and 2 P's। ठीक है, तो आपको याद भी रह जाएगी चीज़। ठीक है, तो पहले पी से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पी इज़ अबाउट प्रोडक्टिविटी, कि कितना हम टाइम अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं और उससे हम कितना आउटपुट ले पा रहे हैं, है ना? कई बार ऐसा होता है कि हम 10 से 12 मतलब है ना बिल्कुल गिन करके बैठे हैं, सुबह से इतना टाइम लगा रहे हैं, पर फिर भी अगर हम एंड में देखते हैं तो हम उतने टेस्ट सॉल्व नहीं कर पाते। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? तो ये चीज़ का प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी होना था ऐसा ही। ये प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम है, टाइम हम उतना लगा रहे हैं पर उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए तो एक चीज़ ये की मैंने कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, जैसे कि हमारा फ़ोन सबसे बड़ा, उसका जो यूट्यूब का ऐप है, उससे जो रिकमेंडेड वीडियोस में हम चले जाते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा मैंने कम किया। उसके अलावा और भी जितनी चीज़ों में हम इन्वॉल्व रहते हैं इंटरनेट पर पढ़ाई के अलावा, उनको मैंने थोड़ा सा लिमिट करने की कोशिश की। और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं अपने आप को एक थोड़ा सा टाइम टेबल में बांधने की कोशिश की। हमारा हर दिन अलग होता है ना? कभी किसी दिन पढ़ने का मन करता है, कभी किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमको एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स मैं कहूँगी, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा आप लोग पीछे बैठे हैं, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, बट तो किसी कोई भी एग्ज़ाम जो है वो 5 to 6 आवर्स आपको रोज़ मतलब मैं कहूँगी कंसिस्टेंटली आपको देने की ज़रूरत है ना? और उसके लिए आप अपना एक कुछ छोटा सा रूटीन, भले ही सोने के पहले आधा घंटा अपना दिन जो है दूसरा वो आप प्लान कर लीजिए, क्योंकि हर दिन नया होता है। अगर एक दिन आप टाइम टेबल बना दिया यहाँ से यही करूँगा और एक वीक आप सोचो कि फॉलो हो जाए, तो मुझसे वो फॉलो नहीं हो पाता था।
तो मैं ये करती थी कि सोने के पहले थोड़ा सा आधे घंटे में कल क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या चैप्टर्स कवर करने हैं, वो सब एक बार मैं लिख लिया करती थी। एक ये कहना चाह रही हूँ प्रेपरेशन की। तो प्रेपरेशन में अगर यूपीएससी स्पेशली बात करूँ तो मेरे पूरे प्रेपरेशन के 2 इम्पॉर्टेंट पिलर्स रहे। एक था करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पिलर है क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनेशन आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आजकल ना डायनामिक होती जा रहे हैं कि वो ये नहीं जानना चाहते कि चलो शाहजहाँ ने बना दिया ताजमहल, वो तो हमें पता है, अब उसकी आगे की बात करो। तो अब जो डायनामिज्म एग्जाम में आ रहा है उसके लिए करंट अफेयर्स पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने न्यूज़पेपर को जो है सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ा। पहले इंडियन एक्सप्रेस मतलब पहले तो द हिंदू पढ़ती थी, फिर जब इंटरव्यू मेरा पास आया तो फिर मैंने द इंडियन एक्सप्रेस भी शुरू किया पढ़ना। और जो भी आप हिंदी माध्यम में अगर कुछ बच्चे दे रहे हो तो आप उस तरीके के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर आप हमेशा पढ़ें क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा अपने आप को चीज़ों को समझने में, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है वो पता करने के लिए आपको हेल्प करेगा। करंट अफेयर्स को मैं इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादातर अपनी प्रेपरेशन करंट अफेयर्स से खींच के की। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि कहीं आपने पेपर में पढ़ लिया कि कोई एक एनिमल है जो मतलब जिससे ना पोचिंग, आप पोचिंग समझते हैं, पोचिंग हो रही है उसकी, एंड यू नो पोचर्स आर बीइंग कॉट, कि पकड़ लिया गया है जो भी इसके शिकार कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो हम ऐसा कर लें कि इसका नोट बना लें कि ये एनिमल है, इसका शिकार हो रहा है और पकड़े गए, खत्म। या तो फिर आप एक काम करें, आप देखें कि वो एनिमल कौन सा है, इंटरनेट में फटाफट गूगल सर्च किया, पता किया उसका IUCN स्टेटस क्या है। IUCN स्टेटस पूछते हैं ना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है कि क्या है, एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट हो गया है, क्या है, वो आपने पहले से सर्च करे। फिर आपने देखा कि उस एनिमल वो कहाँ पाया जाता है, कौन से नेशनल पार्क में इट इज़ फाउंड। अच्छा चलिए असम में मिलता है, तो असम में और कौन से नेशनल पार्क्स हैं। मतलब एक पॉइंट पकड़ के न्यूज़पेपर का आपको उसके साइड में जितनी भी चीज़ें हैं वो उसी वक्त कवर कर लेंगे। उससे होगा क्या, उस दिन का आपका एनवायरनमेंट का एक सेक्शन कवर हो जाएगा। ऐसा करके पॉलिटी हो गई या फिर जो भी हम जैसे हम साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं या फिर और भी प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट इलेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़पेपर में आ रहा है फिर आप उसकी और डीप में स्टडी कर रहे हैं, है ना। एक ये चीज़। जो दूसरा मेरा प्रिपरेशन का पिलर था वो था टेस्ट। देखिए पढ़ते तो हम सब हैं, लेकिन हमें पता कैसे चले कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है। देखिए अगर हम अभी आपसे बात कर रहे हैं तो वहाँ कोई दिल्ली में बच्चा बैठा है जो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत खोल करके दूसरा पेज पूरा रट रहा होगा, बात सही है। तो वो जो है ना, टाइम का हमेशा याद रखिए, टाइम हमेशा याद रखिए कि आपका टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपना वक्त निकाल कर इस पढ़ाई को दे रहे हैं, हमारे लाइफ के हम कलरफुल यूथ के ईयर्स अगर हम पढ़ाई को दे रहे हैं तो अपना 100% दीजिए। और टेस्ट आपको ये बताएंगी कि आपका स्तर क्या है प्रेपरेशन। तो जो भी टेस्ट हो, चाहे भोपाल में, चाहे अगर आप दिल्ली से कोई फ़ोटोकॉपी मंगवा सके या जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, ऑनलाइन अगर आपको कहीं टेस्ट मिलता है तो आप अपने आप को जांचते रहें। हर रोज़ 10 से 20 सवाल MCQ, या अगर रिटन हो तो मैं 1-2 आंसर्स रिटन जो बड़े अपने सब्जेक्टिव आंसर्स थे वो मैं 1-2 रोज़ लिखा करती थी। तो उससे मुझे आइडिया होता था कि मैं किस स्टैंडर्ड का लिख रही हूँ और क्या उससे मेरा कुछ चांस है सिलेक्शन का। तो ऐसा अपने आप को आप जांचते रहिए। तो हमने 2 पीस कवर कर लिए, है ना। पहला पी कौन सा था? अच्छा मतलब आप सुन रहे हैं मेरी बातें, अच्छी बात है। दूसरा था प्रिपरेशन। अब थोड़ा सा P हो गया है तो M की बात कर लेते हैं। एक M मैंने जो हमें दिमाग में चीज़ जो है हमारे पुश करता है। अच्छा इसके पहले मैं M की तरफ आऊँ, एक चीज़ बताऊँगी कि किसी भी एग्ज़ाम की जब हम प्रिपरेशन करते हैं उसके 2 पहलू हैं। एक आप क्या पढ़ते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कितने टेस्ट लगाते हैं, कितने घंटे देते हैं, ठीक। दूसरा है एग्ज़ाम में कि आप मेंटली क्या सोचते हैं, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, आप साइकोलॉजिकली कितने स्ट्रांग हैं कि आपका मन नहीं कर रहा है उठने का पर फिर भी आप उठते हैं। वो चीज़ है आपका मेंटल करेज, और उसको आपको बिल्ड करना बेहद बेहद ज़रूरी है। मैं कहूँगी 60% ये मेंटल करेज है और ये 40% जो पढ़ाई है। तो उस मेंटल करेज को बिल्ड करने के लिए 2 M है।
एक है माइंडसेट, कैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। देखिए एक बात होती है, जैसे आप खड़े हैं वहाँ पर, चलिए आपको नहीं कह रही, जैसे हम कभी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, आज बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है, अब तो पढ़ ही नहीं पाऊंगी। तो ये क्या है, आपका दिमाग आपको बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। हम अपने दिमाग से कई बार कंट्रोल हो जाते हैं। हमें करना ये है कि हमें अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। हमें उसको बताना है कि नहीं, आज अगर मैंने सोचा है कि मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो मैं करके रहूँ। तो आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा, ठीक है। जब तक हम अपने माइंड को, अपने हार्ट को नहीं एक जगह फोकस कर पाएंगे, तब तक हम अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप अपने आप को ज़रूर बताते रहिए। और जो दूसरा एम की मैं बात करती हूँ वो है मोटिवेशन। तो कई बार ऐसा पूछते थे, मैं भी जब पढ़ रही थी तो इंटरनेट पे ऐसे यूट्यूब पे सर्च करती थी हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। तो लेकिन वो चीज़ मुझे बाद में समझ आई कि बाहर का कोई इंसान मुझे नहीं बता सकता कि हाउ विल आई स्टे मोटिवेटेड। तो फिर थोड़ा अंदर मुझे झांकना पड़ा और तब मुझे समझ आया कि मैं कैसे मोटिवेट हूँ। तो फिर जब आपको मन करे ना कि आज तो हो गया, आज बहुत पढ़ाई करी, तब अपने आप से पूछो कि ऐसा क्या है जिसने मुझे पुश किया कि मैं ये करियर चुनूँ। ऐसा क्यों है कि मैं एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ। वाई इज़ इट। अगर आपका वाई तगड़ा है ना तो आप पूरी जर्नी से अच्छे से निकल जाओगे। इसलिए अपने वाई को, वाई डू यू वांट टू जॉइन द सिविल सर्विस, वाई डू यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोंट स्टार्ट कि अगर करूँगा तो अच्छा वो मिल जाएगा, प्रेस्टीज मिल जाएगी। अगर आप प्रेस्टीज को सोच कर अगर आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा दिनों तक वो आपको मोटिवेट नहीं रख पाएगा। मोटिवेशन आपको कहीं ऐसी जगह से आना चाहिए कि अगर आप कहीं जा रहे हो, किसी बच्चे को देखते हो, किसी दुकान पर काम करते हो, तो क्या आप ये सोचते हैं कि वो बच्चा वहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो बच्चा अभी स्कूल में होना चाहिए। क्या हम कुछ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई से? क्या हम किसी ऐसे पोजीशन पे पहुँच सकते हैं कि उस बच्चे को वहाँ से निकाल के स्कूल में भर्ती करा दें? तो ये चीज़ आपको मोटिवेट करनी चाहिए। जिस दिन आप सोसाइटी से जुड़ने लगेंगे और समझने लगेंगे कि कुछ और लोग हैं जो अनफॉर्चुनेट हैं, हम बहुत लकी हैं और हम उनकी मदद कैसे करें, तो फिर बहुत जर्नी जो है ना आसान हो जाती है। तो एक ये चीज़ मोटिवेशन की थी कि आप खुद अपने आप को मोटिवेट करिए। मैं लकी रही कि मैं मम्मी पापा के साथ रहकर, घर में रहकर पढ़ाई की मैंने। तो जब भी कभी बोर होती थी मम्मी से बातचीत कर लेती थी किसी टॉपिक के बारे में। आप भी अपने मम्मा से, पापा से या डियर फ्रेंड, आपके भाई बहन जो भी हों, उनसे इस बात का डिस्कशन करें। और इसके अलावा डी स्ट्रेस भी हों। और एक और बात मैम से बात करते हुए मुझे याद आई कि मुझे ज़रूर आपसे शेयर करनी चाहिए, वो है हमारा न्यूट्रिशन और हमारा पूरा जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं। देखिए हमारा दिमाग, आपने पढ़ा होगा ना साइंस में, कितना % वाटर होता है? आवर ब्रेन इज व्हाट %? हाउ मच % इज इट वाटर? 70%, यस। सो क्लोज टू 70% ऑफ आवर ब्रेन इज जस्ट वाटर। अगर हम वाटर ही, पानी ही नहीं पियोगे तो कैसे पढ़ाई होगी? इसलिए हमेशा आपको हाइड्रेटेड रहना है। पढ़ाई के बाद जूस, अच्छा चाय कॉफ़ी नहीं, हाँ, जूस एंड अच्छा पानी। ये तो जूस पियो तो पानी प्लीज़। हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को, अपने टेबल पे हमेशा ये चीज़ रखिए। और दूसरी चीज़ है न्यूट्रिशियस फूड। तो मैम तो कहा जैसे रखती है आपको, तो आप बिल्कुल न्यूट्रिशियस फूड लेते रहिए जहाँ भी आप रहते हैं। प्लीज़ आप अगर हॉस्टल में रहते हो तो प्लीज़ अपने आप को कभी भी वो मत कीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी जब स्ट्रांग होगी ना तभी अपन अच्छे से हेल्दी होकर पढ़ पाएंगे। तो डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट फ्रंट। और इसके अलावा एक चीज़ और कहना चाहूँगी यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा स्पेसिफिकली, कि 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको पूरे इसमें मार्गदर्शन देंगी। पहली चीज़ है यूपीएससी का सिलेबस। बड़ा क्लीशे लगता है ना, हर कोई बोलता है सिलेबस, पर वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस में लिखा हर एक वर्ड, उससे एक 15 मार्क का सवाल बन सकता है जो आपकी रैंक को यहाँ से यहाँ ले आए। तो आपको हर जो वर्ड यूपीएससी सिलेबस में या जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो लिखा है, आपको हर इसके अलग से, मतलब मैंने ये कोशिश की कि जो भी नोट्स मैं बना रही हूँ मैं खुद बनाऊँ, और जो भी रिसोर्सेज से, भले ऑनलाइन रिसोर्सेज से हो या स्टैंडर्ड बुक्स से हो, उनसे मैं पढ़ूँ और खुद अपने हाथ से नोट्स बनाऊँ।
जब मैं लिख लेती थी अपने हाथ से तो मुझे वो प्रोसेस करते ना इन्फॉर्मेशन अच्छे से प्रोसेस हो जाती है। तो हर एक का अपना अपना तरीका होता है। आप अपना तरीका पहचानिए कि आपको कैसे वो चीज़ समझ में आ रही है ना। और इसके अलावा मेरे ख्याल से मैंने जो दूसरी चीज़ मैं कह रही थी, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी आप सॉल्व कर रहे हो, पहले तो आप 5-7 साल के अपने प्रिंट करा के अपने पास रख लो कि ये पेपर्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो। हर बार उसको देख लो हर दिन और समझो कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ये 2 चीज़ें आपकी अल्टीमेट मार्गदर्शक हैं। बाकी तो आप अपनी मतलब ये है ना कि मैं जो आज बोल रही हूँ ना आपके सामने खड़े होके, ये कुछ चीज़ें मैंने किसी से सुनी है, कहीं पढ़ी है, कहीं यूट्यूब पे कोई टॉपर का वीडियो देखा और शायद वहाँ से सीखी हूँ। तो ये कोई मैंने ऐसे बिल्कुल है ना अलग कुछ ऐसा मैं बताऊँ ऐसा नहीं है। जो भी प्रिपरेशन मैंने की उस पर ही बता रही हूँ कि हम सीखते हैं, इसलिए आप खुद अपनी स्ट्रैटेजी, आप अपने आप को पहचान कर अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाएं। मुझसे एडवाइस लीजिए, लेकिन आप वही कीजिए जो आपको लगता है कि आपके स्ट्रेंथ और आपके वीकनेस के हिसाब से काम आएगी, है ना। यहाँ पे एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, वो है प्लानिंग की। प्लानिंग और अपने नोट्स का ऑर्गेनाइजेशन बेहद ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम, आपको डेट जैसे पहले आ जाती है, यूपीएससी की डेट 1 साल पहले आ जाती है। जैसे 1 साल पहले जब मैं दे रही थी तब पता चल गया था कि अगले साल 2 जून को पेपर होने वाला है प्रीलिम्स का, ठीक। तो ऐसे डेट आ जाती है पहले, तो आप अपने एग्ज़ाम के डेट के हिसाब से अच्छे तरीके से पूरी चीज़ों को आपको प्लान कर लेना कि कौन सा टॉपिक मेरा कौन सा स्ट्रेंथ है। जैसे मुझे पॉलिटी बहुत पसंद था और ज्योग्राफी बहुत बोरिंग लगता था, तो ज्योग्राफी को मैंने किसी तरीके से हर रोज़ उसको एक चैप्टर करके उसको करती थी। पॉलिटी में एक साथ ज़्यादा भी पढ़ लेती। तो ऐसा आप अपना खुद का स्ट्रेंथ पहचानो कि किस टॉपिक के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो या किसके साथ कम, उस तरीके से उसको कवर करने की कोशिश करें। और तो अभी ये तो मैंने ब्रॉड टच कर दिया है। इसके अलावा जो भी आपको सवाल मुझसे पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। जब हम आंसर लिखते हैं तो हमारे अंदर क्या अप्रोच होनी चाहिए आंसर लिखते टाइम, क्योंकि हमारे पास बस 9 से 10 मिनट का समय रहता है आंसर लिखते समय। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम उनमें डालने चाहिए जिससे हमारे आंसर है वो अच्छा आंसर हो। Towards the end? Yes. So yes, आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा हुआ पूछ लिया, मुझसे मिस हो गया था, थैंक यू। आंसर राइटिंग किसी भी एग्ज़ाम का तो मतलब कह सकती हूँ, लेकिन यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आंसर राइटिंग। एंड जैसा कि आपने सही कहा कि 9 मिनट मिलते हैं, और ऑप्शनल का पेपर ले लूँ तो अगर थोड़ा हायर मार्क का हो तो 14 मिनट मिलेंगे। ऐसे 9, 11, 14 इतने ही मिनट मिलेंगे एक आंसर को लिखने के, डिपेंडिंग ऑन दी वर्ड लिमिट। तो उसको कैसे लिख पाएँ? अगर आप सोचें कि मैं बिना प्रैक्टिस करके ना उधर ही स्कोर कर लूँगा टाइम पर, तो सच में नहीं हो पाता है। मुझसे तो मैं आधा घंटा ले लेती थी एक आंसर लिखने के लिए शुरुआत में, है ना। तो मेरे ख्याल से आपके साथ भी ये चीज़ हुई होगी कि आधा घंटा क्वेश्चन लेके टाइम स्टॉप वॉच अच्छे से ऑन करके बैठे और लग गया आधा घंटा। तो ये होगा, तो लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो पहले आप अपना नॉलेज बेस बना लो। जैसे मान लो आप किसी पॉलिटी का मान लीजिए आप आंसर आज लिखने का सोच रहे हैं, पहले आप उसका नॉलेज बेस बनाइए कि अच्छा ये मैंने पढ़ रखा है। उसके बाद आप आंसर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ जो मैंने उसमें डाली और शायद मुझे लगता है कि उससे अच्छे मार्क्स मिले। कोई भी आंसर अगर केवल जैसे शुरू किया, थोड़ा सा बताया, और वो है ना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, देन कंक्लूजन, ये तो हम लिखते ही हैं। इसके अलावा आप अपने आंसर्स में कुछ फैक्ट्स कोट कर सकते हैं। जैसे कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ते हैं कि 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज दिस, कुछ भी ऐसा डेटा रहता है, जीडीपी का डेटा रहता है और कुछ। तो ऐसे फैक्ट्स जो हैं आप कोट कर सकते हैं। दिस इज़ 1। नंबर 2, कोई भी कमिटी की रिपोर्ट ऐसे आता है कि जैसे अभी आया था कि जस्टिस BH श्री कृष्णा की रिपोर्ट आई थी, है ना, प्रिवेसी को लेकर के, राइट टू प्रिवेसी को। तो वो एक रिपोर्ट मैंने आंसर में कोट की थी। तो ऐसे कोई भी रिपोर्ट्स और कमीशन जो बैठते हैं, जैसे आपने पुंछी कमीशन, सरकारिया कमीशन, ARC, इनके बारे में सुना होगा, तो इनकी रिपोर्ट्स को आपको वहाँ पे लिखना है कि इनके हिसाब से ये व्यू पॉइंट है। कुल मिला के बात ये है कि हमारा व्यू पॉइंट तो ठीक है,
पर हमारे व्यू पॉइंट को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए हमें किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम उस फैक्ट का सहारा लेंगे या उस कमिटी का सहारा लेंगे तो हमारी कही हुई बात ज़्यादा एक्सेप्टेबल साबित होगी। आप समझ रहे हैं? तो ये फैक्ट, कमिटी, इसके अलावा आजकल इंडेक्स बहुत आते हैं, जैसे आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स सुना होगा, है ना? गवर्नमेंट भी उस पर काफ़ी स्ट्रेस कर रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हमारी रैंकिंग और अच्छी हो जाए। तो आप उन इंडेक्सेस को पढ़िए, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स आता है, ऐसे। तो इनको भी आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। एंड एज फार एज टाइम इज कंसर्न, मैंने एक स्टॉप वॉच खरीदी थी छोटी सी, और बस फिर आंसर्स लिख करके अपना टाइम ऑन करके बार बार प्रैक्टिस करती थी। हर रोज 1 से 2 आंसर आप लिखो, और अगर आपके पास ऐसे 8 to 9 मंथ्स का टाइम है तो आप उतना डेवलप कर देते हो स्पीड कि आप उतने टाइम में कर पाओ। बस एक चीज़ और कहूँगी कि आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, भले मेन्स दे रहे हो या प्रीलिम्स दे रहे हो। मॉक टेस्ट से उस टाइम में कैसे अपने आप को ढालना है वो हम अच्छे से समझ सकते हैं, है ना? और कोई क्वेश्चन? गुड आफ्टरनून मैम। मेरा क्वेश्चन है कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं किस तरीके के क्वेश्चन में पैराग्राफ का यूज़ सूटेबल रहेगा, और जो अनुच्छेद पॉइंट वाइज उनमें कैसे कॉम्बिनेशन होना चाहिए या फिर कैसे डिफरेंस? जी ठीक है, अब मैं करूँ तो कई बार ऐसा मतलब आता है, डाउट होते रहते हैं कि पैराग्राफ में लिखना है या पॉइंट्स में। बट ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इट डिपेंड्स ऑन दी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसा टेल वर्ड आप समझते हैं, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, एन्यूमरेट, है ना, ये सब दिया रहता है, एग्जामिन। तो जैसे एन्यूमरेट बोला है तो एन्यूमरेट मतलब तो नंबर में लिखना है, चलो बात पक्की। अगर कोई और चीज़ आपको खुद समझनी है, जैसे मैं कभी कभार शुरू ऐसे करती थी, पहले डेफिनेशन लिखती थी, इंट्रोडक्शन उससे शुरू कर दिया, फिर मैं उसको डिवाइड करती थी आंसर को, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, एनवायरमेंटल। जैसे कोई आपको मुद्दा दे रहे हैं कि ये चीज़ हो रही है और उसका इम्पैक्ट पूछ रहे हैं, राइट? सो यू गिव दी सोशल इम्पैक्ट, दी इकोनॉमिक इम्पैक्ट, दी कल्चरल इम्पैक्ट, लीगल, एनवायरमेंटल, ऐसे करके। सो ऐसे पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, आपको खुद को उसमें वेराइटी लानी है। अगर आप पूरा आंसर पैराग्राफ में लिख देते हैं, जैसे मेरा ऑप्शनल जो था वो सोशियोलॉजी था, अब सोशियोलॉजी में ज़्यादा स्कोप नहीं है कि आप पॉइंट्स डाल पाओ, है ना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल सा सब्जेक्ट है समाजशास्त्र, तो उसमें मैं ज़्यादा पॉइंट्स नहीं डाल पाई। पर जैसे पॉलिटी का पेपर हो गया, इकोनॉमी का पेपर हो गया, इसमें मैं काफ़ी पॉइंट्स में वो किया है। तो आप उसी के बेसिस पे प्रैक्टिस करें और उस तरीके से आप उस क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करें कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है पूरा आंसर पैराग्राफ में या पैरा में हो, दो पैराग्राफ में या पॉइंट्स में हो, दोनों चीज़ें आप मिला सकते हैं। तो और कोई सवाल? कि आपका जैसे सोशियोलॉजी ऑप्शन था तो उसमें जो पेपर 1 है वो थोड़ा स्टैटिक है, बट जो पेपर 2 है वो डायनामिक नेचर का है थोड़ा, तो उसके लिए रिसोर्सेज क्या है और स्ट्रैटेजी क्या रही है? जी, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है, लास्ट ईयर कंप्लीट किया। तो बहुत बड़े सवाल थे। अब मेरे साथ ऐसा था कि ऑप्शनल में केमिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल नहीं था, तो आई हैड टू चूज समथिंग एल्स। तो मैंने पहले सोशियोलॉजी चूज़ किया और उसकी किताबें पढ़ने लगा, यार इंटरेस्टिंग है, पढ़ते हैं। अगर बुक लिस्ट में आऊँ तो मैंने ट्रायल एंड एरर से बुक्स ढूंढी है, किसी टॉपर्स ने सजेस्ट की थी, उनकी बुक्स देखी, और फिर कुछ खुद ही मैंने पढ़ के उनके नोट्स बनाए। तो पेपर 1 के लिए तो काफ़ी सारे, जैसे हैरलम्बस एंड हील तो सब पढ़ते हैं, जो ऑरेंज वाली पतली किताब आती है हैरलम्बस एंड हील, वो एक मैंने पढ़ी थी। और अगर पेपर 2 पे आ जाऊँ सीधा, जो आपके क्वेश्चन पे कि काफ़ी डायनामिक है, तो नंबर 1 न्यूज़पेपर्स तो आपको पढ़ना है बहुत तरीके से, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में कुछ ऐसी चीज़ें आप पढ़ लेते हैं विच यू कैन डायरेक्टली कोट इन योर आंसर्स। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था एक मैगजीन में, जिसमें लिखा था कि कुछ लड़कियाँ जिससे बॉर्न हो जाती हैं और उनके पेरेंट्स नहीं चाहते कि लड़की बॉर्न हो, तो उसको नपुंसक नाम दिया जाता है। तो ये एक पूरा यूनिक एस्पेक्ट है। तो अगर किसी गर्ल चाइल्ड के बारे में कोई सवाल हो तो आप उसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस तरीके से हमारे कल्चर में एक ऐसा वर्ड अब आ गया है कि इफ़ अ फीमेल चाइल्ड इज़ अनवांटेड, उसको हम क्या नाम देंगे। तो ये कितनी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, आप इसको कोट कर सकते हैं। तो एक तो न्यूज़पेपर्स। अगर बुक लिस्ट या बुक्स की बात करूँ कि मैंने क्या रेफर किया, तो आज मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, बाद में ये बुक मेरे हाथ में आई। इसमें पूरा पेपर 1 और पेपर 2 साथ में दिया हुआ है, नितिन सांगवान सर की किताब है। उसमें वो भी IAS हैं और उन्होंने लिखी है, तो उसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिल जाएगा, दैट्स 1।
मैंने कास्ट के स्पेशल एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए नदीम हसनैन की किताब है। तो नदीम हसनैन की ट्राइब्स वाली नहीं है, सोशोलॉजी, जनरल सोशोलॉजी, नदीम हसनैन वो। और फिर रूरल सोशोलॉजी के लिए दोशी एंड जैन की किताब आती है, वो आप पढ़ सकते हैं, है ना। ये कुछ है, बाकी अभी तो ऐसा ही है। बाकी आप नंदी सौंदियाल मैम, उनकी बुक लिस्ट आप पढ़ सकते हो, काफ़ी कुछ मैंने उनसे भी सीखा है। गुड मॉर्निंग मैम। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपने सोशियोलॉजी कैसे ऑप्शनल सेलेक्ट किया? क्योंकि हम इंजीनियरिंग फील्ड से करते हैं और कहीं भी कनेक्शन है ये सोशियोलॉजी पॉलिटिक्स या किसी से, फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि चलो सोशियोलॉजी चूज कर लेते तो मैं इसमें सही कर पाऊंगी, स्कोर कर पाऊंगी? ठीक है, बैठ जाइए। तो कैसे चूज़ किया, जैसे मैं ये टच कर ही रही थी अभी अपने सवाल में कि सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग नहीं था ऑप्शन में, ठीक है, तो मुझे कुछ और ही चुनना था। अब केमिस्ट्री ना बहुत अलग हो जाती है केमिकल इंजीनियरिंग से, तो फिर मैंने कुछ ऐसा सब्जेक्ट दो मेरे दिमाग में थे, वन वाज पॉलिटिकल साइंस, द अदर वाज सोशियोलॉजी। सो आई बॉट द बुक्स ऑफ बोथ द सब्जेक्ट्स। इनिशियल जो बुक्स होती हैं वो दोनों सब्जेक्ट्स की मैंने खरीदी। आपको भी अगर डाउट आ रहा हो ऑप्शनल में, तो आप दो तीन आपको डाउट आ रहा हो उसकी किताबें आप ले लो, जो बेसिक उसकी बुक्स हैं, उनको आप एटलीस्ट एक वीक के लिए पढ़ो। उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसके साथ में सबसे ज़्यादा टाइम बिता सकता हूँ। क्योंकि ऑप्शनल जो है, जैसे यूपीएससी में 500 मार्क्स का है, तो इट रियली मेक्स अ चेंज टू योर स्कोर। तो ऐसा ही सब्जेक्ट चूज कीजिए विच यू एंजॉय रीडिंग, जो आपको एक बर्डन ना लगे, है ना। कोई ट्रेंड्स पे या कितना स्कोर कर रहे हैं टॉपर्स, ये सब पे मत जाएंगे। आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, उसके बेसिस पर ही आपको ऑप्शनल चूज करना है ना। तो बेसिक बुक्स पढ़िए और थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा, अगर इंजीनियरिंग के अलावा हो तो थोड़ा डालना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, है ना। इसलिए कहा था कि चीज़ें सब आसान होंगी लाइफ में, तो करनी पड़ती है यार। लेकिन सच बताऊं तो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं ना, तो सच में चीज़ें जो है ना, एक ये चीज़ भोपाली वाली कनेक्शन वाली बात बता रही हूँ कि हम भोपाल में रहते हैं, दिल्ली नहीं जाते। मतलब मैं दिल्ली नहीं गई हूँ प्रेपरेशन के लिए, मैंने इंटरव्यू देने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए दिल्ली गई थी। तो अपन नहीं सोचते हैं कि दिल्ली वाले कुछ अलग पढ़ते होंगे और बहुत सारा पढ़ते होंगे और अपना हो पाएगा कि नहीं। तो ऐसे सवाल मेरे मन में भी थे एंड लेकिन फिर भी कहूँगी कि थोड़ा अपने आप को बांधो, थोड़ा डिसिप्लिन में रहो, थोड़ा सा मोटिवेट रखो, दृढ़ निश्चय रखो, और बड़ा सपना देख लिया है ना तो अपने आप को उसमें पूरा झोंक दो। सोचो कि अब लाइफ में और कुछ नहीं है, जब तक ये नहीं करूँगी ना, ये करूँगा नहीं ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला मेरा, ना मेरा ना किसी और। तो उस तरीके का एटीट्यूड, एक फायर, एक वो पैशन अपने आप में आपको जगाना पड़ेगा। दैट पैशन विल ड्राइव यू एंड दैट पैशन विल टेक यू प्लेसेस। और अगली बार जब मैं यहाँ पर, आप नहीं, मैं नहीं, आप जब यहाँ पे खड़े होंगे तो मुझे ज़रूर बुलाना, ठीक है? ठीक है, तो जो भी सुन रहे हो प्लीज़ आप लोग अच्छे से करनी है। और जब आप यहाँ पे मैडम आपको फ़ोन करके बुलाएं कि बेटा आओ, चलो आप भी बताओ यहाँ पे, तो ज़रूर मुझे भी बताना है। ऐसे ही मतलब ये कहना चाह रही हूँ कि उतनी फायर आपके अंदर होनी चाहिए। ड्रीम बिग, है ना, बड़ा सपना देखने से बिल्कुल मत डरो। लाइफ सबकी चैलेंजिंग होती है, किसी को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ इमोशनल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें थी। लेकिन फिर भी जब आपने ठान ली है वो चीज़, तो फिर आपका कहते हैं ना कर्तव्य बनता है कि अगर ठान लिया है तो फिर या तो ठानो मत, या तो अगर यहाँ बैठ गए हो ना तो एग्जाम क्रैक करके ही मानो, ठीक है। तो एक ये वो अपना एक ड्राइव, डिटर्मिनेशन अपने साथ रखो, ठीक है। और कोई सवाल? आंसर राइटिंग में सबसे जल्दी स्टेप होता है कि हम उसको चेक करें, चेक करवाएं या क्या करें। तो हम भोपाल में ही आंसर राइटिंग करें तो उसको चेक कैसे करें, क्योंकि हर कोई दिल्ली नहीं जा सकता। ठीक है, तो मैम क्योंकि इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, आपने सुनी होगी, वहाँ पर मैं आंसर्स अपने डालती थी, है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई टीचर नहीं मिल रहा है, कोई मेंटर नहीं मिल रहा है जो चेक कर रहा है, तो वहाँ पे फेलो एस्पिरेंट्स होते हैं जो अपने वहाँ पे डालते हैं। आप उनके आंसर रिव्यू करो, वो आपके आंसर रिव्यू करेंगे। ऐसे ही करके मैं सीखी हूँ शुरू में, जब क्योंकि लगता नहीं था कि इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज खरीदूंगी और उसको सच में यूज़ भी कर पाऊंगी कि नहीं। तो जब तक आप उस स्टेज पर पहुँच रहे हैं, आप ऐसे ऑनलाइन फोरम्स का यूज़ कर सकते हैं। इनसाइट्स ऑन इंडिया एक है, दूसरा IAS बाबा आपने सुना होगा यूपीएससी के लिए वो, और तीसरा फोरम IAS। ऐसे करके मैंने 3 वेबसाइट से मैं जुड़ी रही और उनके आंसर्स मैं अपने डालती रही,
है ना? तो वो चेक करते हैं, आप किसी का चेक कीजिए, उनको और होता क्या है, आंसर्स की बात की है तो बताती हूँ, खुद के आंसर में हमें गलती नहीं दिखाई देती, दूसरे के आंसर में हमें फटाक से गलती समझ में आ जाती है कि ये ना इसने ये चीज़ सही से नहीं लिखी है। तो आप दूसरों के आंसर्स चेक करो और उनको आपके करने दो, तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड कि वेयर आर यू मेकिंग अ मिस्टेक। And when you are thorough enough, when you feel कि now this is a moment when I can write time करके टेस्ट, तो फिर आप कोई टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो दिल्ली से कोई भी। तो उसका मैं स्कैन करके अपनी कॉपीज उनको भेजती थी, वो चेक करके आपको वापस देते हैं एंड दे राइट देयर कमेंट्स आउट देयर, सो यू नो कि व्हाट आर द मिस्टेक्स, सो यू कैन जॉइन दैट, है ना। और उनको समराइज कर रहे थे, शॉर्ट कर रहे थे, तो एक्चुअली वो क्या टाइम ज़्यादा करते हैं। यस, तो इस बीच में क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन पड़ता है, सब्जेक्ट को लेकर टेंशन भी होती है, उस चीज़ को टेकअप कैसे किया? ठीक है, कैसे नोट्स बनाते हैं और वो चीज़। दूसरा, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दो अलग तरीके से आंसर करूँगी। पहला चीज़ नोट्स, देखो कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको आपको कवर टू कवर पढ़ना ही है, पढ़ना ही पड़ेगा। अब उसके नोट्स आप बना लोगे तो या तो आप फोटोकॉपी करा लो, या तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ छोड़ देंगे, वो चीज़ भी होनी चाहिए। अब जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, वो तो कवर टू कवर ही पढ़नी है आपको। मॉडर्न इंडिया के स्पेक्ट्रम की राजी वगैरह आती है, वो आपको कवर टू कवर पढ़नी है। कुछ किताबें जैसे डी बासु हो गई, कोई अगर पॉलिटी के नेक्स्ट लेवल पे पढ़ रहा है, डी बासु पढ़ रहा है, तो उसके केवल आप नोट्स बनाओ। तो आप डिसाइड करो कि आपके एग्जामिनेशन के नीड के हिसाब से कौन सी किताब आपको पूरी पढ़नी है और कौन सी की आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स का टाइम, जैसे सोशियोलॉजी, अब उसमें हमें अलग अलग किताबों के रेफर करनी पड़ी, तो फिर मैंने उसके नोट्स बनाए, अदरवाइज फिर बुक से ही पढ़ी। और दूसरी चीज़ फ्रस्ट्रेशन, तो नोट्स बनाते टाइम नहीं, पढ़ते टाइम बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। और हर टाइम मतलब है ना, फ्रस्ट्रेशन और डीमोटिवेशन, ये सब चीज़ें हमारा पीछा करती रहती हैं। पर कुछ ऐसे खास दोस्त बनाओ जो हो सकता है उस फील्ड के नहीं हो, लेकिन आपको मोटिवेट करें कि भाई तू कर सकता है, कि गर्ल यू डू इट, यू नो। और आपके कोई मतलब आपके भाई बहन हो या आपकी ममा हो, उनसे शेयर कीजिए कि मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट योर मोटिवेशन। ऐसे किसी इंसान को अपना बेस्ट फ्रेंड साथी बनाइए पूरी जर्नी में और सपोर्ट लीजिए, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन होगा, पर उस पर हमें, जैसे मैंने कहा कि हमें अपने दिमाग पे कंट्रोल करना है, दिमाग हमें कंट्रोल ना करे, है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और कोई आप पूछ रहे थे? करते हैं सोशियोलॉजी में, तो मैंने सुना है कि वहाँ पे बोलते हैं कि आपने अगर जनरली लिख दिया तो उसका आपको आंसर नहीं नंबर नहीं मिलेंगे, और आपने अगर सोशियोलॉजिकल एंगल से उसको लिखा तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो वो आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखिए, कॉमन सेंस ये है कि आप मुझे यहाँ पर बैठकर सुन रहे हैं, ठीक है, आप कुछ इससे सीख कर जाएंगे, ठीक है, हो गई बात खत्म। अब इसको सोशियोलॉजी के तरीके से कैसे देखेंगे कि आप सबको हम देख लेंगे, कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, आप पे थोड़ा रिसर्च करेंगे, आप घर जाके पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और फिर एक डेटा निकालेंगे कि जिन बच्चों ने यहाँ पे सेशन अटेंड किया था उन्होंने इतनी अच्छे से पढ़ाई की, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, तो उस स्पीच का कितना इम्पैक्ट रहा, कितना इम्पैक्ट नहीं रहा। जब मैं उस रिसर्च फाइंडिंग को कोट करके बताऊंगी तो वो सोशियोलॉजी, और जब मैं ऐसे ही कह दूंगी कि हाँ ये जो लड़की है ना ये बहुत अच्छा पढ़ने वाली है, ये कॉमन सेंस। तो फिर मैम तो सोशियोलॉजी में हमें थिंकर्स को कोट करना है, कोई भी थिंकर जो हो जिसने कोई बात कही हो, जैसे हर एक टॉपिक के अपने अपने थिंकर्स हैं। अभी तो मुझे थोड़ा ब्रशअप करना पड़ेगा, मतलब क्योंकि मैंने मीन्स अक्टूबर में दिया था, उसके बाद मैंने ज़्यादा सोशो को नहीं छुआ है, बट स्टिल जैसे कुछ थिंकर्स हैं, जैसे ऑन्ड्रे बेटे हैं, है ना, इंडियन थिंकर हैं, लुई डुमॉन्ट हैं, ऐसे थिंकर्स को आपको कोट करना है आंसर्स में। उसके अलावा कुछ फैक्ट्स आप डाल सकते हैं, जैसे हमें जनरल आप जीएस के आंसर्स में डालते हैं, वो फैक्ट्स डाल सकते हैं। और थोड़ा आपको आप